हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट आले अली रिजवी आज टेक्सास टाइम के एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के साथ अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोविड-19 का जो एरा चल रहा है, इसमें बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। इसमें बहुत ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जो एज ए कम्युनिटी हमको सूट नहीं करती हैं, लेकिन इसी दौरान ऐसे पॉजिटिव लोग भी हैं, ऐसी पॉजिटिव वॉइस भी हैं जो एक अपना बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं इस कम्युनिटी में और थ्रू आउट द यूएस में, कि जब हमको एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत होती है जो हमको लीडरशिप प्रोवाइड करे, जो हमको विजन प्रोवाइड करे। उन्हीं नाम में एक नाम मिस्टर जहांगीर राजा का भी है, जो डालिस के एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड कैरी करते हैं। और जो हमारे गेस्ट हैं, जिस तरह से मैंने मेंशन करा कि एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी हैं, एक वेल नोन पर्सन है और कम्युनिटी की एक सॉफ्ट वॉइस है, एक पॉजिटिव वॉइस है, प्रोफेशनल हैं। इसके साथ साथ इनके जो टाइटल्स हैं जो इनके रेज़्यूमे वे कैरी करते हैं, ही इज़ द ओनर ऑफ JR Dallas वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। ही इज़ अ वेल्थ मैनेजर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हैं। एट द सेम टाइम ही इज सच अ community leader who raise always positive voice in the community. साथ साथ is such a loving husband and very caring father of two beautiful daughters. Let's welcome Mr. Jahangir Raja at our show. Sir, welcome to Texas Time. How are you feeling today? It's great. It's always great. I always feel good. Some days are better than others, but today is one of the best days. It's always, nice. So, especially when you came to visit me and you came, for such a nice cause. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस वक्त दुनिया में जो एक सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 की शक्ल में, लोग उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग कैरी कर रहे हैं। ये आखिर जो कोविड-19 का जो एरा है, आप इसको कैसे देखते हैं एज ए अमेरिका के जो सिटीजन हैं? क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए हमको एज ए कम्युनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री पे नज़र मारें ना, तो हमेशा जो कामयाबी मिली है ना, उन लोगों को मिली है जो पॉजिटिव अप्रोच रखते थे, ऑप्टिमिस्टिक लोग थे। नेगेटिव और पेसिमिस्टिक लोग तो कभी भी किसी भी एरा में कामयाब नहीं हुए। देखिए, हम लोगों ने 1900 से अगर आप देखें ना, तो 50 मिलियन लोग उनकी डेथ हो गई थी स्पेनिश फ्लू में। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो ह्यूमैनिटी बेसिकली हैज सीन लॉट ऑफ क्राइसिस, कैटास्ट्रोफीज, एंड आल्सो वी हैव सफर्ड अ लॉट। लेकिन जिस चीज़ ने हमें और इंसानों को आगे बढ़ाया है, वो पॉजिटिव आउटलुक था जिंदगी के ऊपर। देखिए, साथ साथ हमारे ऊपर मुसीबतें आती रही, क्राइसिस आते रहे, लेकिन जो अच्छे लोग थे ना, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जैसे टाइटैनिक डूबा, तो उसके ऊपर जो जेसी पेनी के मालिक थे, ही वाज वन ऑफ दोज। तो अगर ये देखा जाए कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसने फिर भी उसको टर्न अराउंड करके एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी, जेसी पेनी, जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा पॉजिटिव आउटलुक जो होगा ना आपका, वो इट गोज लॉन्ग वे। देखिए, ये जो कोविड-19 हुआ है, अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीज, आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी अलाइव और नॉट, फिर तो दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे नहीं तो कल दूसरे तो इंसान जिंदा रहेंगे ना, तो जितना मुझसे पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम हो सकता है वो मैं करके जाऊँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से इस वक्त कोविड-19 के टाइम पर जो हम जिस टाइम वॉच में रह रहे हैं, इकोनॉमी थोड़ा सा शेकिंग अप हो रही है दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना जनरेट हो रहा है। आप यूएस की इकोनॉमी को कैसे पाते हैं कि क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम इस वायरस के बाद के जो पोस्ट कोविड-19 का एरा आएगा उसमें सर्वाइव कर पाएंगे? यस। और उसकी जो फंडामेंटल रीज़न है ना, वो ये है कि एवरी इकॉनमी गोज थ्रू बूम्स एंड बस्ट। इसको इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं सुपर साइकिल्स। तो हर सुपर साइकिल इट गोज फ्रॉम रिकवरी टू बूम देन बस्ट। तो अभी जो सिचुएशन है ना, हमने 12 साल हो गए हैं, इट्स बिन अ बुल मार्केट, तो हमने कोई करेक्शन नहीं देखी। कोई भी साल हमारा, अगर आप देखें ना, S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल,
कोई भी साल करेक्शन का नहीं था, हर साल वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी प्रॉफिटेबल। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि थोड़ा सा हमें करेक्शन होनी थी। तो बेसिकली इट वाज नॉट ए ब्लैक स्वॉन, इट वाज ए वाइट स्वॉन। Every professional was ready for this, except the medical emergency. That was something nobody was expecting that. Right. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इसका इलाज ना हो। अब कोविड-19 इज फाइन, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट को चाहिए था ना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि आप आउटडोर में तो काम कर सकते हैं। तो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हुए ना, फौरन से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के डाल देते प्रोजेक्ट्स में, तो काफ़ी हद तक रिकवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। अब मसला क्या आ रहा है कि हमने टाइम पे लॉकडाउन नहीं किया, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया, प्रोटेस्ट वगैरह हो गए। दो तरह के प्रोटेस्ट थे। एक प्रोटेस्ट ये थे कि भाई हमें लॉकडाउन ख़त्म करो, और साथ ही दूसरा वो रेशियल का भी शुरू हो गया। उससे बहुत हमारा नुकसान हुआ। हमारी जो रिकवरी हो रही थी मेडिकल की को, उससे वो वापस हम लॉकडाउन की सिचुएशन चले गए। अब अगर हम इसको ख़त्म करते हैं लॉकडाउन को, उसके बाद आई थिंक कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, गवर्नमेंट को वो लेने चाहिए। दैट शुड बी द बिगिनिंग। उससे क्या होगा, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर रिकवर करता जाएगा। मैंने देखी थी पिछले कोई 3 वीक पहले अनाउंसमेंट हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि कोई $1 ट्रिलियन का हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अब लेकिन मसला क्या आ रहा है बीच में कि दिस इज मेडिकल इमरजेंसी, इसके बाद हमारा रिसेशन आएगा, फिर हमारा डिप्रेशन आएगा। ये चीजें तो मतलब जो ऑब्वियस है, ये चीजें होंगी जी, बिल्कुल लॉजिक होगा। तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो हर्ट होगी, या लोग थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे? परचेजिंग पावर नहीं हर्ट होगी, क्योंकि हमारी जो एवरीथिंग इज ओवर वैल्यूएटेड। जिस घर की प्राइस थी $100,000 वो $500,000 में बिक रही है, तो ओवर वैल्यूड है। तो वो प्राइसेस थोड़ी सी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, एंड देन आई थिंक इट बी फाइन। एक्सेप्ट कि जो इस वक्त हार्ड एसेट्स है ना, लाइक रियल एस्टेट, उसके अंदर बंदों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी स्टॉक्स इज लाइक पेपर मनी, इट्स योर पेपर लॉस, पेपर गेन। आई डोंट बिलीव economy, the stock market is not the mirror of any economy. These are not. तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से भी इकोनॉमी की कंडीशन है, कितना टाइम लगेगा कि इकोनॉमी उसी पीक पे जाए या उसी स्टेबल पोजीशन पर आए कि जहाँ पे लोग इस अनसर्टेनिटी से बाहर आ जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोरकास्ट तो नहीं करता हूँ कभी, सही बात है, लेकिन एक कैलकुलेशन होती है। When you look at the history, it's going to take about 4 years for us where we were in 2019. You need 4 years to get where you were in 2019, क्योंकि अभी about 30% more market drop होगी। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, वो पंप एंड डंप करके और बुक्स को करके ना, तो स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट आई थी पिछली लास्ट 2 वीक्स अगो, उसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की थी अबाउट 13%, whereas it was about 30%. So in other words, ये जो गवर्नमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन, वो बुक्स कुक करती है और स्टॉक मार्केट से आपको ऊपर नजर आती है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो आई थिंक कि अगर आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दें, तो आई थिंक द वैल्यूज विल बी लिटिल बिट एडजस्टेड, मे बी 20-30% डाउन, एंड देन इट्स गोना टेक अबाउट 4 years to bring those 30% back. Unemployment, हमारा 30 million people have been unemployed. You know how long this is going to take to employ those 30 million people? The biggest number in US history. Yeah. That's the biggest. That's the biggest problem. Economy will be fine. Stock market is different than economy. सर, आपने गवर्नमेंट के हवाले से बात करी, तो आप क्या समझते हैं कि जो अपकमिंग इलेक्शन है, जो आने वाले हैं, आप समझते हैं कि ट्रम्प अपने आपकी जो इनकी स्टैंडिंग होती थी लास्ट ईयर, वो कैरी कर पाएगा, और उसके अलावा ये रीइलेक्ट होने के चांसेस हैं कोई, या बाइडेन की पोजीशन आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं? मेरे ख्याल में अगर कोविड-19 ना आता तो ट्रम्प के बहुत चांसेस थे रीइलेक्ट होने के। अब कोविड की वजह से इकॉनमी हर्ट हुई है। देखिए यूएस सिटीजन जो है ना, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट वॉर्स और एनीथिंग एल्स, दे आर मोर कंसर्न इकॉनमी। तो जब इकॉनमी अगर सही थी कोविड से पहले, तो दे वुड हैव रीइलेक्टेड ट्रम्प।
अब लोगों की जो मिसकंसेप्शन है ना, आई एम टेलिंग यू एन इनसाइड इंफॉर्मेशन, लोगों के मिसकंसेप्शन है कि चूंकि ट्रम्प का बैकग्राउंड बिजनेस है तो वो इकानमी को ठीक कर देगा। नो, पब्लिक फाइनेंस इज डिफरेंट देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इक्विटी इज डिफरेंट देन पब्लिक इक्विटी। वो उसने सारी जिंदगी प्राइवेट इक्विटी की है। तो ट्रम्प ने जो जिसकी पॉलिसी है मोस्टली वो है पंप एंड डंप। अगर आप देखें ना हिस्ट्री के अंदर, उसने हमेशा कसिनो शुरू किया, उसको वो बहुत उसने लाइक गलत उल्टा सुलटे खबरें छाप के उसने तो ऊपर लेके आ गया उसकी प्राइस। फिर क्या किया उसने, बेल आउट कर दिया। दैट्स हाउ ही डन। उसने पूरी जिंदगी यही काम किया, पंप एंड डंप करके। तो आम लोगों को नहीं पता कि वो, और दूसरा सुनता नहीं हो किसी की, वो फाइनेंशियल या मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं सुनता है। वो थोड़ा सा मतलब ही इज लाइक मोर लाइक आई डोंट वांट टू से द वर्ड बट ही इज डिक्टेटर, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटर। तो आई थिंक कि जो बाइडेन विल बी गुड, लेकिन ऑल डिपेंड्स उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन है ना, उससे भी डिपेंड करता है। अभी कह रहे हैं कि इसकी ट्रम्प की पॉलिसी थोड़ी रिजिड। यस। तो अच्छा, तो उस सिनेरियो में आप बाइडेन को फिर कहाँ देते हैं? बाइडेन को किस ग्राउंड को कैश करवाना है then he can join the office? Biden is a professional. He has been in public finance more than he's been in private finance. So I think he's a professional guy. He will listen to the professional advice and I think will be better for the economy. Even मैं कल परसों आर्टिकल एक पढ़ रहा था, Morgan Stanley and Wall Street is ready for Biden. I see. Which means psychologically उन्होंने accept किया है कि Biden will be president. अच्छा, लेकिन जो ट्रम्प के पीछे जो एक लॉबी काम कर रही है, जो उसको सपोर्ट में रहती है, एंड यू नो दैट, आई मीन कि वो लॉबी ऐसी है कि जो उनके लिए बोला जाता है कि दे मेक इट दे ब्रेक इट। तो आप समझते हैं कि वो लॉबी ट्रम्प को हारने देगी? What makes you think कि वही लॉबी बाइडेन को भी नहीं मजबूर करेगी वो करने के लिए, राइट? सही बात है, उनको तो आई मीन दे डोंट बिट ऑन द डेड हॉर्स, ऑफ कोर्स, आई मीन आई अंडरस्टैंड। तो ठीक है, फिर व्यूअर्स, जहांगीर राजा साहब से बात का सिलसिला जारी है। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अभी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। वी गोना बी राइट बैक, वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त बात हो रही है जहांगीर राजा साहब से, एक बड़ी फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव के साथ, ये विद टेंजिबल एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। आइए इनसे बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने लेफ्ट बिहाइंड करी। सर, ये बताइए कि जो इस वक्त जो हम लोग भी बात कर रहे थे यूएस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एक पॉलिटिकल सिनारियो पाकिस्तान में भी बिल्ड हो रहा है, इंडिया में भी बिल्ड हो रहा है, चाइना में भी बिल्ड हो रहा है। इस वक्त इंडिया सब कॉन्टिनेंट में उसका प्रॉब्लम चल रहा है नेपाल के साथ, उसकी गवर्नमेंट के साथ, चाइना के साथ अभी उनकी रिसेंटली एक क्लैश हुआ है आफ्टर 1967, 20 इंडियन सोल्जर्स उसमें हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर कंटिन्यूस टेंशन चल रही है। ड्यूरिंग दिस एरा आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका क्या रोल हो सकता है एक लार्जर पिक्चर में? देखिए, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा जी। पाकिस्तान को एक जो ट्रम्प ने कहा था ना, वॉल होनी चाहिए मेक्सिको के साथ, ऐसी ही इंडिया के साथ वॉल बनानी चाहिए। देखिए ना, जब तो कौन बनाएगा, इंडिया बनाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए, इनको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान इज बीइंग रन लाइक एन इंडिविजुअल, ठीक है।
पाकिस्तान शुड बी एन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो उसको बना के लेके आगे चलेंगे, देन बी वेरी सक्सेसफुल। देखिए आप अगर ताकत में एक कंपेटिटर जो है ज़्यादा बड़ा है और आप उसी के साथ उलझते रहेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की तब करेंगे जब आप उसको एक वॉल बीच में खींचेंगे एंड देन यू फोकस ऑन योरसेल्फ। आप अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करें। अब क्या हो रहा है मुसीबत, पाकिस्तान में जरा सी जो प्रोग्रेस होती है तो वी ट्राई टू गेट इन्वॉल्व विद इंडिया, वो गलत है। हमें चाहिए कि एक वॉल बनाएं, अपने फोकस करें अपनी तरक्की पे, अपनी प्रोग्रेस पे। अभी पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। देखिए सबसे पहले होती है, कैसे इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि हम तो सुन रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो किस मायने में अच्छे हैं? वो उसमें अच्छे हैं कि जब तक आप एक जख्म को अंदर से साफ नहीं करेंगे, ऊपर से विंडो ड्रेसिंग करते रहेंगे, तो असल तो जख्म नीचे है। तो ये जितना माफिया शोर मचा रहा है ना और जितनी जो हो रही है ना उसके अंदर व्हाट यू सी द प्रॉब्लम्स, वो एक्चुअली अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए इमरान खान चीजों को अच्छाई की तरफ लेके, इमरान खान इज एन आइडियल पर्सन, द प्रॉब्लम इज सर्कमस्टांसेस इज नॉट आइडियल। देखिए ना उसको एक आइडियल वो जब बॉलिंग भी करते हैं ना बॉलर, तो उसको एक आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए। तो सर फिर ये मिथ क्यों जनरेट की जा रही है कि इमरान खान के पीछे भी वही ताकतें हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी और बेनजीर के पीछे होती हैं? मुसीबत ये है कि इमरान खान इज नॉट अ बिजनेसमैन, ठीक है। उसको इकानमी ठीक करने के लिए जो लोग मिले हैं वो वही पुराने लोग हैं, तो वो क्या करेगा? यू कैन टीच ऑल डॉग्स न्यू ट्रिक्स, वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। हालांकि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यार। आई मैनेज $5 बिलियन, पाकिस्तान की कितना बजट होता है, तो आई कैन एडवाइज देम, वी कैन मैनेज इट लाइक अ कंपनी। इफ ए कंपनी कैन बी सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, व्हाई नॉट पाकिस्तान? बिल्कुल सही, इट्स वेरी लॉजिकल, राइट? मुशर्रफ साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन ए मैन्स सैलरी डिपेंड्स अपॉन नॉट अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड? सिंपल, दैट इज ट्रू। ये जो कश्मीर का मसला है, तालिबान, ये सारे हल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस बंदे की सैलरी डिपेंड करती है नॉट अंडरस्टैंडिंग पे, वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा? सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। लोग हल करना ही नहीं चाहते, अदरवाइज नॉट अ बिग डील। तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अब इंडिया चाइना से नहीं बोल रहा है, वो ही नोज कि ही कैन बीट द हेक आउट ऑफ इट, राइट? लेकिन पाकिस्तान में वो अब क्या हुआ, ये टेररिस्ट अटैक चढ़ाई करता है, ये तो पुराने स्कंडे हैं उसके, ये तो होता ही सर। ट्रम्प जो है, हम क्योंकि इंटरनेशनल स्केल पे बात कर रहे हैं, ट्रम्प हमेशा ये कहता है चाइनीज वायरस, तो आप क्या समझते हैं कि ये असल ये जो प्रॉब्लम होने जा रही है, ये क्या यूएस वर्सेस चाइना है जो वायरस के नाम पे लड़ रहा है? इसका एक बड़ी लंबी बैकग्राउंड है। अगर आप रिसर्च करें ना, तो जब इकानमी थी ना चाइना की वीक, तो उन्होंने सर्टेन वेवर अप्लाई किए थे टैरिफ के अंदर, टैक्स के अंदर। तो जब ट्रम्प आया तो उसने वो देखा, उसने कहा यार अब आपकी इकानमी बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपकी सेकंड इकानमी बन गई दुनिया में, तो वी वांट टू टेक दी रिलैक्सेशन ऑफ। इस बात पे इनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं उसमें अग्री करता हूँ ट्रम्प के साथ कि उसने गलत नहीं बोला। He said कि you should try to take the breaks out now। इस वक्त जो सबसे एडवांटेज हो सकता था ना, वो पाकिस्तान को हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सारी जो चाइना के अंदर हो रही थी ना, वहाँ पे होनी चाहिए। यू नो ट्रम्प लव्स इमरान खान, आपको पता है, वो उसको बहुत लाइक करता है। इमरान को अगर थोड़ी सी राइट गाइडेंस मिल जाए और वो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिक्योर कर ले। चाइना ने कैसे अपनी इकोनॉमी डेवलप की पता है आपको? उन्होंने सारे टैरिफ्स के अंदर रिलैक्सेशन दिए, वही अब पाकिस्तान कर सकता है। पहला हमने मिस किया अपॉर्चुनिटी अयूब के दौर में, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इनके साथ नहीं रिलैक्सेशन। दूसरा कब मिस किया हमने? जब ज़िया के दौर में। तीसरा अब इमरान खान का टाइम, वी हैड द अपॉर्चुनिटी, ट्रम्प वाज विलिंग टू गिव देम some free trade agreements। This is the right thing to do। ये एड शेड से कोई काम नहीं चलता है। नहीं, beggars cannot be choosers। Yeah, you can do this। You have to produce something of value। ठीक है, अब 2 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने ट्रेड दिया, लोन दिया, कितने साल तक वो हासिल करते रहे। अब एक बंदा था मुदस्सर शेखा, उसने करीम नाम की कंपनी बनाई, he sold for $3.2 बिलियन। एक आदमी ने एक कंपनी बना के 3.2 बिलियन की उसने वो कंपनी भेजी। तो क्या पूरा पाकिस्तान $2 बिलियन वो एड ले रहा है? तो क्या ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते?
दे कुड एंड दे वुड एंड दे शुड। अब चाइना की जो लड़ाई हो रही है अमेरिका के साथ, इसका फायदा कौन उठा रहा पता है? ताइवान, वियतनाम। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर। तो हमें चाहिए कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग सारी पाकिस्तान के अंदर लेके आए, और हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहिए और ट्रेड रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन हम अगर चाइना के इंटरेस्ट को अपने घर लेकर आएंगे तो चाइना इस बात को एप्रिशिएट करेगा या वो उसको पसंद नहीं करेगा? नहीं, चाइना से हैज नथिंग टू डू विद इट। जितनी प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है यहाँ पे, उनको पाकिस्तान लेके जाए, उसका चाइना हैज नथिंग टू डू विद इट। देखिए जिस तरह चाइना ने चाइना की यहाँ पर मतलब ट्रेड हो रही है ना उनके साथ, तो अगर हम चाइना का क्लाइंट को पाकिस्तान लेकर आएंगे तो चाइना क्यों हमको अप्रिशिएट करेगा इस चीज पे? नहीं, चाइना सॉवरेनिटी के खिलाफ तो चाइना को समझ लीजिए कि वी विल गो फॉर आवर ओन सॉवरेनिटी। चाइना के इंटरेस्ट हमने गवादर में तो मैच कर लिया ना। चाइना इट्स अ फ्री इकोनॉमी। फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि कंपनी चाइना से उठा के इंडिया में जा रही है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? सिंपल सी बात। और प्लस वियतनाम जा रही है कंपनी, तो चाइना विल बी हैप्पी, यू नो व्हाई? बिकॉज़ ही हैज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, तो ही विल बी हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो आप समझते हैं कि ये जो फ्यूचर में जो आप चाइना का रोल जिस तरह से हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है और यूएस सेकंड नंबर पर आ जाएगा, डू यू थिंक इट्स गोना हैपन? इट्स नॉट पॉसिबल। दो वजह है। क्या वजह है? पहली वजह ये है कि जो यूएस डॉलर है ना, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है। सही। वो तो आप जो मर्जी जोर लगा लो, यूएसए कभी भी नहीं वो करने देगा। दूसरी, जो यूएसए के अंदर अनलिमिटेड पावर ऑफ प्रिंटिंग मनी है, वो चाइना के पास नहीं है। कोई भी मुल्क जब अपने डॉलर बिल छापता है ना, तो उसको रिजर्व के साथ मैच करना होता है। यूएसए इज नॉट अंडर दैट ऑब्लिगेशन। तो जो फ्री मनी छापने की पावर है ना यूएसए के अंदर, वो किसी और कंट्री में नहीं है, चाइना में नहीं है। तो जब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप compete कर सको, तो हाउ यू कैन बी नंबर वन? अमेरिका के अंदर ये पावर है कि इट कैन प्रिंट एज मेनी डॉलर एज दे वांट। अब फेड्स की जो बैलेंस शीट है, दैट्स $7 ट्रिलियन। विद $7 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स, व्हाट कैन यू डू? तो मेरे नहीं ख्याल में चाइना, इंडिया, रशिया उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जैसे पाकिस्तान है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आई मीन अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिका को है कि कोई इस पे नेबरिंग कंट्री अटैक का इसको डर नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली अटैक के हवाले से। मैं इसी को एक सवाल फ्लोट करना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 में दुनिया मल्टीलैटरलिज्म की तरफ थी, ब्लॉक्स बने, वर्ल्ड वॉर हुई। वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यूटी थी वर्ल्ड वॉर 1 की, मल्टीलैटरलिज्म था, 2 ग्रुप बने, एक्सिस और सेंट्रल, आपस में लड़ गए, दुनिया बर्बाद। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया बाइपोलर पे चली गई। कोल्ड वॉर का एरा आया, रशिया कोलैप्स हुआ, सोवियत यूनियन बाय दैट टाइम, दुनिया यूनिपोलर की तरफ चली गई, एक सोल सुपर पावर थी। अब दुनिया दोबारा मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, मल्टी पावर की तरफ जा रही है, दोबारा से ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक ब्लॉक चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, दूसरा यूरोप है, अमेरिका है, इजराइल, इंडिया। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल में अगर फ्यूचर में इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, हंगर बढ़ गया, या एक दूसरे की इकोनॉमी को जब कैप्चर करने का टाइम आएगा, तो इवेंचुअली वी एंड अप इन थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 में हम चले जाएंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका को जो लग्जरी हासिल है ना कि किसी भी नेबरिंग कंट्री से थ्रेट नहीं, वो बहुत बड़ा सुकून है इसको। सही। ही कैन पुट 80% of his budget into development and progress rather than into defense. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उनका जो 80% बजट है ना, वो करीब डिफेंस में चला जाता है। ऊपर से जो टेक्नोलॉजी है ना यूएसए के पास, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज दे हैव। कभी तफसील से बात होगी तो मैं बताऊंगा कि हाउ डिड दे डेवलप अमेरिका विदाउट यूजिंग देयर मनी। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त बात चली है जहांगीर राजा साहब से। पूरी जो एक ग्लोबल सिनारियो है उस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरह। अभी गोना बी राइट बैक। जिंदगी हक है और मौत बरहक। पाकिस्तानियों की जानिब से खोली गई पहली मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज जो अमेरिका की तमाम रियासतों में 24 घंटे फाल है।
अगर आप किसी ऐसे लावारिस मुसलमान बहन या भाई को जानते हैं जो इस दुनिया फानी से कूच कर गया है और तदफीन का मुंतज़िर है, हम करेंगे फ्यूनरल सर्विसेज फी सबीलिल्लाह। आप सिर्फ हमें कॉल करें और बाकी इंतजाम हम पे छोड़ दें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग बात कर रहे थे जहांगीर साहब से, जहां से बात का सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से हम बात को जोड़ेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये एक चीज़ दुनिया में आई और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने सिटीजन्स को हेल्प करने की कोशिश करी, उनको केटर करने की कोशिश करी कि ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टाइम बिजनेस को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, लेकिन इसी दौरान नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमने डैलस में खबर सुनी है कि किस तरीके से एक एंटिटी ने, एक बिजनेस ने हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ यूएस से एक हैवी अमाउंट लोन में बोरो किया और उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट में उसको स्पेंड करके एक तरह का एक जिस पर चार्ज आया है। तो आप इस तरह के सिनारियो को कैसे देख रहे हैं? असल मसला ये होता है कि मैं अगेंस्ट हूँ डिस्क्रिमिनेशन के एंड रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। I'm sure you understand, the audience understand. तो ये जो वाक़या हुआ है ये एक वाक़या नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात भी पहले भी हुए हैं और भी होते रहेंगे, लेकिन हमें एज अ कम्युनिटी एक रोल मॉडल बनना है। ठीक है, वी आर नॉट ओनली यूएस सिटीजन्स, वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंट इस्लाम एंड पाकिस्तान एज वेल। तो जब आप किसी को एक्शन दिखाएंगे ना तो वो ज़्यादा कन्विंस होगा बजाय वर्ड से। तो हमें एज ए रोल मॉडल पूरी दुनिया को दिखाना है कि वी आर नॉट ओनली गुड यूएस सिटीजन बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। सर ये बताइए कि कोई अगर जुर्म करता है, कोई अगर करप्शन करता है, कोई क्राइम करता है, क्या उसको किसी मुल्क के साथ जोड़ना, किसी मजहब से जोड़ना एक लेजिटिमेट बात है? इस तरह से करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं ना तो उस पर लिखा आता है कि आर यू अ यूएस सिटीजन, और वहां पे नहीं लिखा होता कि आप ईरानियन हैं, पाकिस्तानी हैं, कौन है, राइट? तो उस वक्त जब उन्होंने आपको लोन दिया एज ए यूएस सिटीजन, तो बाद में अगर प्रॉब्लम होता है ना तो उसको इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ यूएस सिटीजन। ही इज ए क्रिमिनल इफ ही हैज कमिटेड अ क्राइम, टिल ही इज प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट। लेकिन उसको ट्राई इस तरीके से करो कि ही इज अ यूएस सिटीजन, ही इज नॉट पाकिस्तानी, ही इज नॉट इंडियन, ही इज नॉट ईरानी। I don't believe that we should be going into that details कि इस बंदे ने as a पाकिस्तानी किया या as a इंडियन किया है। No, if he has committed a crime, he should be punished. Okay, लेकिन मसला वो आता है कि stereotyping. I'm against stereotyping. एक आदमी कोई बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो उसको टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट कह देना गलत है। किसी और ने जुर्म किया उसको अफ्रीकन अमेरिकन। तो मैं चाहता हूँ कि हमें अपनी रूट्स के साथ उसको ना जोड़ा जाए। इफ अ गाय इज यूएस सिटीजन, ही टुक अ लोन एज अ यूएस सिटीजन, और एंड इफ ही मिस अप्रोप्रिएट द फंड्स, ही शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। एथिक्स और जो क्रिमिनलिटी है ना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और सर जो लोग इसको पाकिस्तान के नाम से, हमारी कम्युनिटी के नाम से ये स्लोगन यूज कर रहे हैं और जो उस कंपनी से प्राइवेट गेन करते हैं, अपने अपने चीज़ों पर डेकोरेशन करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं, तो क्या मोरली उनके लिए एथिकल है कि अगर उसको पाकिस्तान कर दिया और यहाँ के लोकल सिटीजन को पाकिस्तान और यूएस के खिलाफ कर दिया जाए? मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज़िंदगी में किसी से फेवर नहीं लिए। सबसे एक्सपेंसिव जो चीज़ होती है ना वो फेवर होता है। बंदा उसका वो फेवर दे देता है, लेकिन बाद में उसको जब रिटर्न करने की आता है टाइम, तो दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने देखा, बहुत सारे लोग फेवर्स ले लेते हैं और दे देते हैं, तो दैट्स रॉन्ग। आपको हदीस भी है, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले आप उसकी मजदूरी अदा कर दो। Why did he say that? It means that there is no barter system. You must pay somebody if you are getting the services. Simple सी बात है यार। अच्छा सर,
इसी के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि जब यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं जब इस तरह की चीज़ों में जब वो फाइंड आउट होते हैं तो एज ए कम्युनिटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डिस्पाइट एनी डिफरेंस ऑफ रेस कलर और जेंडर और नेशनैलिटी, हमको क्या करना चाहिए, किन लाइंस पर हमको क्या पॉलिसी टो करनी चाहिए? यू आर अ कम्युनिटी लीडर, आपकी गहरी निगाह है, आप क्या समझते हैं? हमारी कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों के अंदर, हम उनको बताएं, हम उनको एजुकेट करें कि लुक दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। लीगल होने का मतलब ये नहीं कि एथिकली राइट है, समथिंग इज लीगली राइट लेकिन एथिकली रॉन्ग। तो एज ए रोल मॉडल वी शुड नॉट ओनली present information which is legally correct but ethically as well and morally right too. So your job as a community is to produce the awareness in people that they should learn the difference between wrong and right, difference between legally right and ethically and morally right as well. So your job is you need to give the information to the public, give them awareness. That's what I would do. Sure. सर आप खुद भी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हैं, आपकी अपनी कंपनी जेआर वेल्थ मैनेजमेंट, आप यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं बैंक्स के साथ, लोन लेंडर्स के साथ। ये जो पूरा प्रोसेस होता है जब आप इतना हैवी अमाउंट जब आप अप्रूव करवाते हैं, आप विदाउट अकाउंटेंट के या विदाउट कोई चार्टर्ड एक एजेंसी के तो इंडिविजुअल तो अप्लाई नहीं कर सकता। इनकी तरफ से पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि गलती हो गई, हम समझे कि कोविड-19 एक कपल है जो रिसेंट अभी पाकिस्तान से जो यहाँ पे मूव हुआ है, वो एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं कि समझ रहे थे कि कोविड-19 में मर जाएंगे तो मरने से पहले लोन अप्रूव करा ताकि घर पे कर दें और टेस्ला गाड़ी भी ले लें। लेकिन जहाँ तक ये है कि मरने से पहले तो इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि माफ़ कर दिया जाए और हमको मतलब हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाए, या तो इस तरह की चीटिंग करी जाती है, फेडरल के साथ लोन अप्रूव किया जाता है। तो आप समझते हैं कि इतना आसान होता है कि लोन उठाना विदाउट एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि एथिकली मैंने बोला, मोरली बोला और लीगली बोला। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू बीन हियर, लेकिन 99 में और 98 में भी ऐसा ही एक क्राइसिस आया था यहाँ पे, जब बहुत से हमारे ब्रोकर्स हजरात बता रहे थे इलीगल लोगों को कि you need to sign on the paper कि I'm a US citizen. That's how they got the loan. So there was $2 billion worth of fraud in our community in 99. तो हम लोगों ने क्या सीखा इससे? Which means we never learned anything, right? We should be able to do the right thing. तो मुझे अगर एक बंदे ने 1.5 million या $2 million का लोन लिया है, he must have a professional help, professional advisor, professional help. तो मैं समझता हूँ कि they must have done their fiduciary duty to be able to teach him the right thing. मेरा 30 साल में कोई भी लॉ सूट मेरे अगेंस्ट फाइल नहीं हुआ, not one single lawsuit. In 30 years, not a single complaint. And I took millions of dollars in loan and I paid back. मेरी as a matter of fact $5 billion से ज़्यादा transactions हुई हैं पिछले 10 साल में, लेकिन एक भी कभी आप कहीं नाम नहीं देखोगे कि गलत हुआ कुछ हुआ। तो मेरी एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फिड्यूशरी ड्यूटी होती है, आई टेल द क्लाइंट कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, लीगली में भी राइट, एथिकली सही नहीं है भाई। सर ये बताइए जो कोविड-19 में जो इस वक्त जो बिजनेस की जो कंडीशन है, जो इन्वेस्टर्स, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन के अंदर हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? और अगर इन्वेस्ट किया जाए, चीज़ों को कैपिटलाइज किया जाए, तो किन एरियाज में किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं बिजनेस के अंदर और मॉम एंड पॉप स्टोर के अंदर। जिस लोग को, जिस चीज को हमारी कम्युनिटी बिजनेस समझती है ना, वो बिजनेस नहीं है। आपने कन्वीनियंस स्टोर खरीद लिया, आप बिजनेसमैन बन गए, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस होता है जो स्केलेबल हो, जो रिमोटली ऑपरेट कर सके, जो आप इसको एक रेप्लिकेट कर सके उसको, वो बिजनेस होता है। तो उसके लिए तो हमेशा ही एक एंटरप्रेन्योर माइंड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मुझे कहीं से लॉटरी में पैसे मिले या कहीं से मुझे रिटायरमेंट के पैसे मिले मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ, नो, यू नीड टू हैव अ माइंड सेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो मेरी कम्युनिटी को ये एडवाइस है कि आप इस वक्त स्टॉक मार्केट में पैसे ना लगाएं,
आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि वो इसको कहते हैं पंप एंड डंप। ये बुक्स कुक हो रही हैं, ये जो आ रही है रिलीफ मिल रहा है, ये सारा, तो ये सारा नजर आ रहा है कि स्टॉक में पैसे आप लूज करोगे एंड ऑफ द डे। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से 2 थिंग्स। नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 उसके अंदर स्टार्टअप जो होती है। स्टार्टअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आपको 10% 12% रिटर्न देगी। स्टार्टअप्स विल गिव यू बिलियंस ऑफ डॉलर। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल मल्टी-मिलियनियर और बिलियनियर, यू मस्ट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। स्टार्टअप्स के लिए आपको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। 800 पेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं एक कंपनी के बारे में, उसका आउटलुक देखना पड़ता है, उसके अर्निंग ग्रोथ देखनी पड़ती है, उसका विजन देखना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस ये अपनी कम्युनिटी को कि स्टार्टअप इज़ अ वेरी वेरी गुड एसेट क्लास, उस पर भी तवज्जो दें आप। खाली स्टार्ट को या बॉन्ड्स को या रियल एस्टेट को ना देखें, सारी एसेट क्लास को देखें। अब आप पूछेंगे कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, दैट विल बी नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन। बहुत अच्छी कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी ना, उस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करें। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग आपको पता ही क्या होती है। अब टेस्ला इज अ गुड कंपनी। सर कोई और सी कंपनी ले ले, टेस्ला आजकल मशकूक हुई है। नहीं, टेस्ला इज अ गुड कंपनी और उबर इज अ गुड कंपनी। अच्छा। उबर के अंदर क्या है कि देखें, ये जो अभी ये आ रहा है ड्राइवरलेस, देखिए ना, उबर की जो मेन फिलॉसफी है, ये ड्राइवर को पैसे पे करते हैं, स्प्लिट करते हैं, राइट। तो जब ड्राइवरलेस कार या ऑटो ड्राइविंग कार आ जाएंगी तो फिर तो उनका कितना रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि टेस्ला और उबर को आप राइट ऑफ ना करें, अच्छी कंपनीज है। और सेकंड थिंग इज कि एनर्जी सेक्टर पे भी आप तवज्जो दें। रिन्यूएबल एनर्जी और ये ऑयल एंड गैस जितने हैं ना, इसको आप ऑफ ना करें, राइट ऑफ ना करें। इस पे भी थोड़ी सी मतलब जिस पे भी आप तवज्जो देंगे वो इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जो हमारे कम्युनिटी है उनको आई थिंक कमर्शियल रियल एस्टेट और रियल एस्टेट में तवज्जो देनी चाहिए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं देख रहा हूँ कि दे डोंट नो हाउ टू पूल फंड्स टू डू एन इन्वेस्टमेंट। देखिए जब तक आप फंड्स पूल करके नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अब एक एवरेज साइज इन्वेस्टमेंट की $10 मिलियन, तो $10 मिलियन एक आदमी के पास तो नहीं है। लेकिन अगर 10 आदमी मिलकर मिलियन लगाएंगे तो 10 मिलियन हो गए। उससे क्या फायदा होगा आपको कि जब डेट फ्री इन्वेस्टमेंट होगी, तो जब कोविड की तरह के सिचुएशन होगी तो लेवरेज नहीं है तो आपको फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लेवरेज करेंगे, लोन लेंगे, फिर इस तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा ना, तो आपकी सारी इक्विटी वाइप ऑफ हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें और पूल ऑफ फंड्स करके फिर इन्वेस्टमेंट्स करें। और डिस्ट्रेस एसेट्स इज अ गुड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। यू शुड बी एक्वायरिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रेस एसेट्स। ये जितनी बैंकक्रप्ट्स हो रही है ना, बैंकक्रप्सीज हो रही हैं, लाइक जेसी पैनी हो गई, दूसरी पिज़्ज़ा हट की वो फ्रेंचाइज उसने भी बैंकक्रप्सी कर दी। ये जितनी कमर्शियल रियल एस्टेट्स है ना, ये सारी आपको बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। जरूरत किस बात की है कि आप सारे पूल्स फंड करके उसको एक्वायर करके एंड देन रेंट इट आउट। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया बैंकरप्सीज का, डेल्टा ने भी बैंकरप्सी फाइल करी है, क्वांटा जो है जो ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल एयरलाइन कंपनी उसने भी करी। तो आप समझते हैं कि ये जितने भी एयरलाइन एजेंसी कंपनीज हैं, एयरलाइनर्स, तो ये दे आर गॉन फॉर गुड और दे विल कम बैक? It would be very hard for them to come back in near future. Hospitality industry, hotels and aviation, it's not going to come back sometime soon. I was thinking कि hospitality industry के अंदर शायद come back जल्दी हो जाएगा क्योंकि president he personally owns hotels. लेकिन जो सिचुएशन मैंने देखी है उसके तहत इनकी कम बैक करना बहुत मुश्किल है। इससे सब यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो मैंने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज देखी हैं अभी जो मुझे ऑफर आई है, लाइक $400 मिलियन की प्रॉपर्टी है, इट्स बीइंग सोल्ड फॉर $125 मिलियन। कैन यू बिलीव? इतना बड़ा स्लम्प आया। तो ऐसे में अगर हमारी कम्युनिटी पूल फंड करके इन्वेस्टमेंट करेगी ना विदाउट लेवरेज, दैट विल बी द वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर देम। अच्छा, सही। सर उसके साथ साथ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि हमारी यहाँ पर जनरेशन मूव हुई पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से। अब हमारे जो यहाँ के जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, वो यहाँ की जो
बड़े प्रोमिनेंट और बड़े वेल नोन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बार्कले हो गया, हार्वर्ड हो गया, दूसरी जो बिग नेम यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से स्टडीज़ करी, वहाँ से अब फारिसुल तहसील है, उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप जैसे लोग हो गए और जो बहुत सारे और लोग कम्युनिटी के थ्रू आउट द यूएस, क्या गाइड कर सकते हैं इन बच्चों को, क्या गाइड कर सकते हैं आने वाली नस्लों को कि वो नेगेटिव चीज़ की तरफ ना जाएं, इंस्टेड पॉजिटिवली अपना एक रोल प्ले करें, जिस तरह से इंडियन कम्युनिटी है या जिस तरह से यहाँ पे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं जो अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि आपने बहुत अच्छे वर्ड बोले, इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। वी शुड हैव एन इंस्टीट्यूशन। हमारी सोच जो है ना एक इंस्टीट्यूशन की तरह होनी चाहिए, नॉट एन इंडिविजुअल। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, इस मुल्क में बैठ के हम कहते हैं पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, सबसे आखिर में यूएस सिटीजन। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ये थोड़ी सी हमें अपने 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 बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि शरीयत भी कहती है फॉलो दी लॉ ऑफ लैंड। तो अब हम अमेरिकन हैं, वी आर यूएस सिटीजन, द कंट्रीज इंटरेस्ट बिफोर एनी पर्सनल इंटरेस्ट। वेरी ट्रू। तो हमारी जनरेशन को सीखना चाहिए हाउ टू बी पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। उसके अंदर मेरे ख्याल में द बेस्ट थिंग इज हम अपने बच्चों को इंटर्नशिप दें, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं जिस फील्ड के अंदर, मेडिकल के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, बिजनेस, वो चाहिए कि थोड़ा सा प्रो बोनो टाइप का टाइम अपना अगली जनरेशन को दें। सर लेकिन कैसे देंगे जब हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़े घरों में बैठकर अमेरिका को ही बुरा कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने सपोर्ट सऊदी अरब को करेंगे, ईरान को करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया को करेंगे और अमेरिका को गालियां दे रहे हैं। क्या रियलिटी है सर? तो हम किस तरह से अपने बच्चों को प्रो अमेरिका बना सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस मुल्क का इंटरेस्ट ही हमारा इंटरेस्ट है? यार यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। 2001 की जब हुआ अटैक हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मोस्टली अरब थे, तो दे वाइंड अप एंड दे वेंट बैक टू अरब कंट्री। I was telling them, guys, you are crazy. This is the time to own America. Right. अमेरिका किसी की बाप की जागीर नहीं है भाई। हम क्यों अमेरिका के दुश्मन बन रहे हैं when we can own America? मेरी जो फिलॉसफी है वो ये है कि हम अमेरिका के ओनर हैं। We did not come here to live. We came here to own. Why don't we have that kind of mindset? हम क्यों सोचें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल पहले है? No. America first. Why? I own this country. बिल्कुल सही बात है। हमने ओथ लिया है, हम आगे सिटीजन हैं। प्लस जब आप टैक्स पे करते हो, किस चीज के पे करते हो? America got freedom and independence. What for? कि we are paying taxes, we should have representation. Same thing we feel. We have the ownership in the country when we are paying taxes. तो when you have ownership in something, तो आप उसका loyal क्यों नहीं हो भाई? You must be loyal with that which you own. आपकी अपनी दुकान है, आप उसमें चोरी करते हो, तो how the दुकान is going to be successful? Correct? तो हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए हमें कि बेटा this country is yours, you own it, and let's work for the betterment for the country. ठीक है? तो एक totally completely different mindset हमें उनको देना पड़ेगा। मैंने देखा हमारी जो जनरेशन है, मेरे जैसे लोग, वो अभी भी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान में कुछ बना लेंगे, कुछ वापस जाना है। नो, जो यहाँ आ गया है वो नहीं जाएगा, आई गारंटी यू। उसके बच्चे भी नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है कि बच्चे तो अमेरिकन है, तो उनको तो यार आप कुछ बनने दो, उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाओ, मेन स्ट्रीम अमेरिका का, उसको उनको एजुकेशन दो। उनको मैंने अपने बच्चों को ये बोला जिसमें मर्जी जाओ, लेकिन एक चीज जरूर करना ये काम कि यू मस्ट गो टू पॉलिटिक्स एज वेल, ट्राई टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पीपल। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप जो भी, लेकिन आप अपने मुल्क के लिए काम जरूर करो। And I think I've seen leadership in this country and the worldwide. I think I can create a better leader for next generation, inshallah, than I have seen the leader in the past. So I think बच्चों को हमें pro bono time देना चाहिए थोड़ा सा। Every successful person needs to take some time out और वीक में, महीने में एक आध घंटा उसको देना चाहिए। और सर आपसे आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है खासतौर पे साउथ एशियन कंट्रीज में कि अपने
कल्चर को, अपने वैल्यूज़ को, अपने रिलीजन को सुप्रीम समझते हैं और एक सुपीरियर मेंटेलिटी के साथ सामने वाले को अपने तो छोटा समझते हैं। इसका हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि हमारे बच्चे तो यहाँ पर जो हमारे जो न्यू जनरेशन है वो जूस के साथ भी सर्वाइव करते हैं, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है, हिंदुओं के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, क्रिश्चियंस के साथ भी। लेकिन जब घरों में वो ये बातें सीखते हैं कि वी आर बेटर वन, हमारा मजहब बड़ा है, सामने वाला हमसे थोड़ा सा कमतर है, तो बच्चों के माइंडसेट पर क्या असर होता होगा उसका? ये एक्चुअली ये बैकग्राउंड के अंदर प्रॉब्लम है। बचपन से आपको सिखाया जाता है कि यू आर सुपीरियर। वो ये नहीं कहते कि यू शुड बी अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग्स। वो कंसंट्रेट करते हैं कि यू आर अ सुपीरियर शिया, यू आर अ सुपीरियर सुन्नी, बिल्कुल सही बात, यू आर सुपीरियर पंजाबी, यू आर सुपीरियर। हम लोग मतलब बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा इंसान बनो, शिया सुन्नी वाबी वो बाद में बनना। पंजाबी, मुझे ये हैरानगी होती है कि जब अमेरिका में बैठकर हम ये महाजिर सिंधी, पंजाबी और बम्बई वाला और हैदराबाद वाला, ये हैदराबाद क्या होता है? जब आप अमेरिका के सिटीजन है तो ये हैदराबाद के वर्ड में क्या सुपीरियरिटी है उसके? मुझे समझ नहीं आता। मैंने ये अर्ज किया ना कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें सिखाया कि वी आर सुपीरियर एवरीबडी। किस चीज़ की सुपीरियरिटी? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो बचपन से हम अपने बच्चों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देते हैं कि मेरी रेस, मेरी जनरेशन, मेरी जो है ना वो एथनिसिटी दैट इज सुपीरियर टू एवरीबडी एल्स। तो हमें पहले उनको ये सिखाना चाहिए कि बेटा इस्लाम क्या कहता है, रीड इट, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल 100%। कोई ना किसी अरबी को अजमी के ऊपर फौकियत है, ना किसी अजमी को अरबी के ऊपर। दैट्स व्हाट इट इज। जब वो बता दिया गया है तो फिर अब आप नहीं प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर तो किसका फॉल्ट है? थैंक यू सर, आपके टाइम का, आपके इंटेलेक्चुअल थॉट्स का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, कुछ सीखने का हमको भी मौका मिला और हमारे जो व्यूवर्स हैं दुनिया भर में, वासा के मिलियंस ऑफ व्यूवर्स जिन्होंने आपको अभी देख रहे हैं और जो देखेंगे, उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया। फ्लोर आपका है, कोई भी मैसेज दुनिया में जिससे इंसानियत का, दुनिया का कोई भला हो सके। Thank you so very much, sir. Thank you, sir. My message for the whole humanity is intolerance and arrogance is your biggest enemy. And I think you should avoid that. I like to quote here one thing. When the life is too short for love, how can people hate? So I think love should be promoted. And we should try to promote what we love and try not to bash what we hate. This is all. All humans are equal and we should try to promote equality and justice for all. That's all. तो व्यूवर्स, ये था आज यहाँ टेक्सास टाइम का एक नया प्रोग्राम जिसमें हमारे जो गेस्ट थे मिस्टर जहांगीर राजा साहब, उन्होंने बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करी, एक विजन पेश किया जो उनका एक प्रोफेशन है इन्वेस्टमेंट का, बैंकिंग का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो इनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने एथिक्स पे बात करी, मोरालिटी पे बात करी और ये बात करी कि जब कोई भी काम करें, आप यूएस में कोई लोन अप्रूव करवाएं या कोई जॉब करें या कोई बिजनेस करें, आप एज ए अमेरिकन करें। आप बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन बिफोर दैट यू आर नन ऑफ एनीवन बट ए यूएस सिटीजन। उसके अंदर आपकी अच्छाइयां भी आ जाती हैं और जो फ्लॉज हैं हमारे वो भी आ जाते हैं। हमको भी उसी चीज को टो करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने जो कोविड-19 के हवाले से जो पूरी दुनिया के अंदर एक फिनोमेना जनरेट हुआ है, लोग परेशान हैं, लोगों को ये नहीं पता कि फ्यूचर उनके लिए क्या सर्टेनिटी रखता है या फिर अनसर्टेनिटी रखता है, लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आगाही दी, उन्होंने इस बारे में बात करी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एज ए ग्रुप इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, एज ए इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, अपने बिजनेस को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर के अपनी वैल्यूज को आप कैसे कैरी कर सकते हैं। और आखिर के जो पार्ट में सबसे अच्छी जो बात हुई है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं या जो जनरेशन यहाँ पे पढ़ रही हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, उनको किस तरह से विजन दिया जाए, उस तरह किस तरह उनको गाइड किया जाए ताकि वो भी अपने जो फेलो सिटीजन हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सकें और हेल्थी कॉम्पीट कर सकें। हमको उनको क्रिमिनल नहीं बनाना, हमको उनको चीटिंग नहीं सिखानी, हमको उनको ये नहीं सिखाना कि किस तरह से जाली लोन और जाली फ्रॉड किया जाए, बल्कि हम उनको एक हेल्थी सिटीजन बनाएं ताकि वो एक अच्छी प्रैक्टिस करें और इस माशरे का एक पॉजिटिव और एक सॉफ्ट इमेज बनकर उभरें और फिर फख्र से बोले कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंडियन हूँ या मैं श्रीलंका हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, फिर अच्छा लगेगा। और इसी नोट पर
आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट आले अली रिजवी फिर हाजिर हूँगा एक नए गेस्ट को लेकर, एक नए इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को लेकर। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।